अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पीएमसी ने एमडीकेट के स्टूडेंट के लिए एज अ सैम्पल क्वेश्चंस करके अपलोड किए हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के सवालात को जो कि पीएमसी ने सैम्पल क्वेश्चंस के तौर पर अपलोड किए हैं। तो आइए सबसे पहला एमसीक्यू आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसे रिप्रेजेंट करती है। अब देखें, यहां हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी को, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड को, या बॉडी एट रेस्ट को। तो मैं आपको यहाँ ग्राफ थोड़ा सा बनाकर समझाता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो किस तरह होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये इस तरीके से होगा। एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम होता है और यहाँ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब कहा जा रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल हो तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? देखें भाई, टाइम बढ़ता जा रहा है। देखिए भाई, टाइम की लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ना ये ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस में कोई कमी बेशी नहीं हो रही। डिस्टेंस में कोई कमी बेशी नहीं हो रही। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, देखो अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा हो इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है और टाइम तो अंडरस्टूड है, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा। तो अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता तो हम कहते हैं डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जहां है वहीं पर है, सिर्फ उसका वक्त क्या होता जा रहा है? गुजरता जा रहा है। तो अब देखें भाई सवाल को, कि इस सवाल में हमें कहा गया, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो किसे रिप्रेजेंट करेगी? पहले ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरे में कहा जा रहा है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तीसरे में ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बॉडी एट रेस्ट। तो उम्मीद है आप अपना ऑप्शन जो है वो क्या कर चुके होंगे, सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या है? बॉडी एट रेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है, अ कार ट्रेवल 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन इट टेक्स टर्न एंड ट्रेवल 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इट टेक्स 50 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। हमें कहा जा रहा है एक गाड़ी है जो कि 30 मीटर जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है, एंड देन इट टेक्स turn and travel 40 meter towards north and it takes 50 seconds its average velocity is। अब देखें भाई, सबसे पहले इस किस्म के सवाल को सॉल्व करते वक्त आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले ये बना लेना है भाई कि इतना आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ईस्ट है ना, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट, और नॉर्थ है ना, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। ये डायरेक्शन तो आपको मालूम होगी भाई, मर्जी है मैं ईस्ट यहाँ बना लूँ तो आपको पता होना चाहिए अपोजिट वेस्ट है, और नॉर्थ की जगह यहाँ साउथ बनाओ तो आपको मालूम होना चाहिए नॉर्थ है। बस इसमें कोई एग्जैक्ट आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। अब यहाँ हमें इस सवाल में कहा गया कि एक गाड़ी जो है ना, अ कार ट्रेवल 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टेक्स टर्न एंड ट्रेवल 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और 50 सेकेंड लगे हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है भाई। पहले 30 मीटर जो है ये क्या हुआ, मैंने 30 को 3 सेंटीमीटर की लाइन बना लिया। अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करने का है वैसे आप रफ भी वो कर सकते हो। 3 सेंटीमीटर यहाँ गया, और फिर कहा जा रहा है 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो नॉर्थ की डायरेक्शन, भाई नॉर्थ की डायरेक्शन बना दी मैंने भाई। पहले ईस्ट किया, अब जो है वो नॉर्थ गया, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो टोटल है वो कितना हुआ? यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ जाके खत्म, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हमें ये निकालना है कि ये कितना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है भाई, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता है? इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर और इनका रूट लेना है। ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाता है 25। 25 का रूट कितना होता है 5। 25 का रूट कितना हो गया 5। अब देखो भाई 30 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया था, 30 मीटर को 3 सेंटीमीटर लिया था, 40 मीटर को हमने 4 सेंटीमीटर लिया था। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 50 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर। और इस पूरा फासला तय करने में उसको कितना टाइम लगा 50 सेकेंड का। कितना लगा 50 सेकेंड का। इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 50 डिवाइडेड बाई 50। आंसर क्या आना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए। चले भाई, तो हमें कहा जा रहा है 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टर्न लिया, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 सेकंड लगी, इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, 7.5 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1/5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, आपका जो आंसर है वो है 1 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कांस्टेंट फोर्स F 2I plus 3J plus 4K is applied on a body. What will be the work done to move a body 5 मीटर in Z डायरेक्शन। भाई कहा जा रहा है कांस्टेंट फोर्स क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है एक बॉडी पर। हमें कहा जा रहा है वर्क डन कितना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर जो है वो Z डायरेक्शन में क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर Z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब X डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, Y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो Z डायरेक्शन में हो रहा है। तो 2I ये फोर्स जो दी गई है ना इसमें 2I ये फोर्स का वो हिस्सा है जो X डायरेक्शन में लग रहा है। तो X डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ वर्क डन 0 है। इसी तरीके से J जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो Y डायरेक्शन की फोर्स को शो कर रहा है और Y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो 0, ये भी हो गया। और K जो है वो Z को शो करता है, इसका मतलब जो है Z डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 4 न्यूटन है आपके पास फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या करना होगा, वर्क डन क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ जो Z डायरेक्शन में लगी थी वो 4 है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर कितना होना चाहिए 20। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 10 जूल, ऑप्शन C 45 जूल और ऑप्शन D 20 जूल। तो आपके पास इसका आंसर है 20 जूल इस MCQ का जो है कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, अब देखिए भाई कुछ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ हमारे जो है ना जो है कुछ बच्चे जो है ना हमारे थोड़े नफसियाती बच्चे भी हैं, वो हर आसान सवाल को देखिए क्योंकि एंट्री टेस्ट में ऐसा सवाल नहीं आता और वो यकीन करेंगे वही बच्चे हैं जो 2-2 3-3 साल तक क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। उनकी नफ्सियात जब तक चेंज नहीं होगी वो एंट्री टेस्ट पास नहीं करेंगे। जबकि PMC ने खुद कहा है कि 70% क्वेश्चन जो होंगे वो रिकॉल टाइप के सवाल होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, खत्म स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है एनर्जी की यूनिट है, सवाल है ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल करवाते हैं तो वो जो नफ्सियाती बच्चे जो क्रॉनिक 2-2 3-3 साल से फेल हो रहे हैं उनका कमेंट आता है PMC में इस टाइप के सवाल नहीं आते सर, मुश्किल सवाल करवाएं। अरे बेटा यही सवाल तो डुबोने वाले होते हैं अगर आपको नहीं मालूम होते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, आपको मालूम है बगैर ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन A वोल्टेज है, ऑप्शन B करंट है, ऑप्शन C एनर्जी और पावर। तो आपका आंसर क्या हो गया एनर्जी। इसी तरीके से रिकॉल मेमोरी वाले एक और सवाल, व्हाट इज 1 रेडियन इन डिग्री अप्रोक्सीमेटली। 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो ज़्यादातर बच्चों को ज़बानी याद होगा 57.3 डिग्री। अब वही नफ्सियाती बच्चे अगर यहाँ आएंगे कमेंट में कहेंगे सर PMC की में इस टाइप के सवाल नहीं आते, बेटा ये PMC वालों ने खुद दिए हैं सैंपल के तौर पर। तो ये आपके पास क्या हो गया 57.3 डिग्री बगैर ऑप्शन के आपको मालूम था। PMC ने खुद कहा है कि 70% वो क्वेश्चन ऐसे देगा। अब जो ये वाला सवाल जो है इसमें कहा जा रहा है इफ अ व्हील ऑफ रेडियस r turns through an angle of 30 degree then the distance through which any point on its rim moves। हमें कहा जा रहा है कि व्हील है ना इसकी रेडियस जो है वो किसके बराबर है r के और वो कितना एंगल मूव कर रहा है 30 डिग्री तक मूव कर रहा है। हमें बताना है then the distance through which any point on its rim, हमें उसका क्या करना है रिम के दरमियान का ये क्या करना है फासला बताना है। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो π/3r, π/6r, π/30r और ये हमारे पास है π/180r ये ऑप्शन है। तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई ये सॉल्व कैसे होगा। तो मैं आपको जो है ये सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। देखें भाई
अब हमारे पास जो है पूरी जो सरकमफेरेंस होती है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के, जबकि आपका मालूम है 2 पाई आर जो है ये 360 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि यहाँ जो है वो पूरे 360 डिग्री जो है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस हो जाए, क्योंकि ये एक मिनट, हाँ ये पूरे 360 डिग्री मूव नहीं किया, ये कितना डिग्री मूव किया है, 30। कितना मूव किया है, 30। अब पूरा जो सर्कल होता है जो कि 2 पाई आर से क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, वो 360 डिग्री के क्या हो रहा है, बराबर है। जबकि यहाँ 30 डिग्री क्या क्या मूव किया, तो इसका मतलब हमें आंसर जो लाना पड़ेगा वो 2 पाई आर को 30/360 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पूरा सरकमफेरेंस तक तो मूव नहीं किया ना। चलें भाई अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 0 से क्या हो गया, कैंसिल। ओके ये हो गया 2 × 3 कितना हो गया, 6, 36। ये 1 रह गया, ये हो गया 6 भाई, ये हो गया ना। अब ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा है पाई आर और नीचे बचा है 6। ऊपर क्या रहा, पाई आर और नीचे क्या रह गया, 6। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो हैं मैंने इसको पहले से सॉल्व करके देखा है, इसमें सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, पाई आर अपॉन 6। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इन्होंने लिखा है ना पाई अपॉन 6 आर, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, पाई आर अपॉन 6, तो ये मिसप्रिंट है, पाई आर अपॉन 6। तो इसका जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, और ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेना, पाई आर अपॉन 6 जो है वो क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन। भाई एक ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेशन कर रही है, एक ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेशन कर रही है, मूव कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, वो रेस्ट पोजीशन से ओवरशूट्स किस वजह से करेगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इनर्शिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऑसिलेशन जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से करती है, याद रखिएगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑसिलेशन करती है, लेकिन जो रेस्ट से ओवरशूट जो होता है वो इसके इनर्शिया की वजह से होता है। दो अलग अलग बात है। अगर आपसे पूछा जाए ना ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेशन किस वजह से कर रहा है, तो आपका आंसर होगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से जो ओवरशूट्स कर रहा होता है उसमें उसका किसका किरदार होता है, उसमें उसके इनर्शिया का किरदार होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 1/4 सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 कंप्लीट वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट। हमें कहा जा रहा है टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड वेव का जो है वो कितना है 1/4 सेकेंड, और हमें कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 कंप्लीट वेव फ्रॉम अ पॉइंट। भाई 20 वेव को गुजरने में कितना वक्त लगेगा। तो आपको मालूम है कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को गुजरने के लिए, एक वेव को गुजरने के लिए जो टाइम चाहिए होता है ना उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड कितना है 1/4 सेकेंड, और हमें कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास 20 कंप्लीट वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट। 20 वेव को गुजरने में कितना वक्त लगेगा। तो सिंपल क्या करना है, आपने आपके पास पहले तो ऑप्शन है ना भाई, आपने मालूम है 1/4 को 20 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 1/80 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो आपने सिंपल क्या करना है 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड आंसर आ जाएगा। भाई एक वेव को गुजरने के लिए 1/4 सेकेंड लगते हैं, तो 20 वेव को गुजरने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड। तो इस एमसीक्यू का अगर मैं बात करूं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ पीरियोडिक वेव the distance between second and fifth crest is 15 centimeter. What is the wavelength of the wave? हमें कहा जा रहा है एक पीरियोडिक वेव है जिसमें कहा जा रहा है कि सेकेंड और फिफ्थ क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला है वो 15 सेंटीमीटर है, और हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। आप जो है वो वेव की वेवलेंथ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको वेव ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए भाई क्रेस्ट और ट्रफ का जब भी जिक्र आ जाए इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव है भाई। अब देखो, अब यहाँ आपके एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस, ओके। अब देखो भाई ये फर्स्ट क्रेस्ट है, ये सेकंड क्रेस्ट है, सेकंड क्रेस्ट, थर्ड क्रेस्ट, फोर्थ क्रेस्ट और ये फिफ्थ क्रेस्ट।
हमें कहा जा रहा है सेकेंड क्रेस्ट और फिफ्थ क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। भाई सेकेंड क्रेस्ट और फिफ्थ क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है वेवलेंथ बताएं। वेवलेंथ आप वेव की बताएं, तो वेवलेंथ क्या होती है, या तो दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला या दो ट्रफ के दरमियान का फासला, या तो दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला या दो बराबर वाले ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाती है। हमें कहा जा रहा है सेकेंड और फिफ्थ क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला है वो 15 सेंटीमीटर है। हमें वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ क्या होगी, या तो ये दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला बता दो, या ये दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला बता दो, या ये दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला बता दो। कितनी है, ये भी लैम्डा कहलाता है, ये भी लैम्डा कहलाता है और ये भी लैम्डा कहलाता है। तो इस 15 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव है, 15 सेंटीमीटर के अंदर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक वेवलेंथ बतानी है। तो 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 है, 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। चले भाई, तो यहाँ हमारे पास हम देखते हैं इन अ पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ क्रेस्ट इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। हमने बगैर ऑप्शन देखे अपना आंसर निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखें भाई, 45 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर। लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है, इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखने से पहले ही हम मालूम कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट MCQ हमारे पास जो है वो है व्हेन एन आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास इज हीटेड इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स वॉल्यूम। एक आइडियल गैस है जिसका मास जो है वो कांस्टेंट है और एक कंटेनर है जिसका फिक्स वॉल्यूम है। व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस। उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज क्यों होगा, प्रेशर के बारे में बताना है। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एवरेज फोर्स पर इम्पैक्ट एट द कंटेनर वॉल इंक्रीजेस। आपको मालूम है प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमने यही बात की थी ना, आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं उस वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ये तो आंसर मिल गया। और इसमें आगे कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर विद ग्रेटर फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया भाई, उनके आपस में टकराने की बात नहीं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ है। तो यहाँ क्या होगा, एवरेज फोर्स पर इम्पैक्ट एट द कंटेनर वॉल इंक्रीज। एवरेज फोर्स क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है, इस वजह से उसके प्रेशर में क्या होगा, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ जाकर हमने ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहाँ होल्ड किया है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 से हम MCQ नंबर 11 डिस्कस करेंगे जो कि PMC के सिलेबस में आ चुका है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो इस साल PMC का टेस्ट देना चाह रहे हैं वो तमाम बच्चे इस एक्सप्लेनेशन में क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।